प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम रीति संप्रदाय की परंपरा का अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हमने रीति संप्रदाय की परिभाषा और उसका अर्थ जाना था, जिसमें व्युत्पत्तिगत अर्थ भी था और कोशगत अर्थ भी था। दोनों तरह के अर्थ हमने देख लिए थे। और परिभाषा जानने के लिए हमने बहुत से विद्वानों द्वारा रीति को स्पष्ट करने का जो प्रयास था उसका अध्ययन किया, जिससे हमारी काफ़ी जानकारी बढ़ी और थोड़ी समझ भी बढ़ी कि रीति असल में है क्या। इसके साथ साथ अब अगला सवाल जो उठता है कि इसका विकास कैसे हुआ, किन किन लोगों ने योगदान दिया और क्या कहा, या रीतियों के भेद कैसे उन्होंने ज्ञात किए। ये सारी बातें आज हम इस व्याख्यान के अंतर्गत देखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं कि रीति संप्रदाय किस प्रकार से उत्तरोत्तर वृद्धि करता गया, संपन्न होता गया। तो हम ये पहली चीज़ जो जानेंगे वो ये आती है कि रीति संप्रदाय की स्थापना का श्रेय हम किसे दे सकते हैं। निश्चित तौर पर अधिकांश विद्वानों के मत के अनुसार ही हम चलेंगे और उनके अनुसार यह श्रेय आचार्य वामन को दिया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि आचार्य वामन ही वह प्रथम आचार्य थे जिन्होंने की रीति संप्रदाय को चलन में लाने की कोशिश या प्रथम प्रयास किया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रीति के बारे में पहले कुछ था ही नहीं, या सर्वप्रथम रीति के बारे में इन्होंने ही कुछ कहा। निश्चित तौर पर जो बातें इन्होंने हमारे सामने रखी वो प्रथम प्रयास में नहीं आ सकते। निश्चित ही इनसे पूर्व में भी आचार्यों द्वारा इस संबंध में बातें बताई जा चुकी थी, बातें स्पष्ट की जा चुकी थी, और इन्होंने उन आचार्यों द्वारा जो रीति संबंधी व्याख्याएं की गई थी उन व्याख्याओं का लाभ लिया, उसको व्यवस्थित किया और उस हमारे सामने रख दिया। तो उन्होंने जिस व्यवस्थित ढंग से रीति को रीति नाम से पुकारते हुए हमारे सामने इन बातों को रखा, तो हम कह सकते हैं कि रीति संप्रदाय के सर्वप्रथम आचार्य वामन ही रहे हैं, और ऐसा अधिकांश लोगों का मानना भी है। रावण ने पिछले लोगों के ज्ञान का लाभ उठाया और हम वामन के ज्ञान का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में वामन के अलावा और भी बहुत से आचार्य हुए हैं जिन्होंने इस संबंध में अपना योगदान दिया है, जिनमें हम कुछ नाम ले सकते हैं। जैसे भरत मुनि, आचार्य भरत जो है, आचार्य बाण भट्ट, आचार्य भामह, आचार्य दंडी, आचार्य रुद्रट, आचार्य राजशेखर, आचार्य भोजराज, आचार्य कुंतक इत्यादि के नाम इसमें प्रमुख रूप से लिए जा सकते हैं। अब हम आते हैं कि इन्होंने जब रीति का वर्णन किया, रीति के बारे में अपनी बात स्पष्ट की, तो उस स्पष्ट करने के दौरान में इन्होंने क्या प्रमुख चीज़ बताई जिसको हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए इनका योगदान रहा। तो सर्वप्रथम हम आते हैं भरत मुनि पर, आचार्य भरत मुनि। हम ऊपर जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो है रीति, लेकिन इन्होंने रीति संबंधी बात तो बताई, लेकिन एक चीज़ इनकी अलग थी, तो ये थी कि इन्होंने रीतियों का प्रयोग नहीं किया, रीति शब्द का प्रयोग नहीं किया, कोई उल्लेख नहीं किया, बल्कि इन्होंने रीति के स्थान पर जिस शब्द का उल्लेख किया वो थी प्रवृत्ति। तो इन्होंने, हम कह सकते हैं कि प्रवृत्तियों का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया। नाट्यशास्त्र के नाम से हम जानते हैं उस ग्रंथ को, उसमें इन्होंने प्रवृत्तियों का उल्लेख किया। और उनकी खासियत क्या थी? ये प्रवृत्तियाँ क्षेत्र विशेष में अलग अलग नामों से चलन में थी, और आचार्य भामह ने उन क्षेत्रों के नाम के आधार पर ही उनका उल्लेख किया है। अधिकांशतः हम भारतवर्ष को 4 हिस्सों में बांटते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो इस आधार पर ही इनका नामकरण किया गया।
और उस क्षेत्र को जो कहा जाता था, जिस नाम से जाना जाता था, उसी नाम के आधार पर इन्होंने उन प्रवृत्तियों का नामकरण कर दिया। तो इन्होंने 4 प्रवृत्तियां बताई। पहली अवंती, दूसरी दाक्षिणात्य, तीसरी औड्रमागधी और चौथी पांचाली। तो ये 4 जो हैं इन्होंने प्रवृत्तियां बताई थी। अवंती अवंत नामक क्षेत्र में चलती थी, दाक्षिणात्य दक्षिण नामक क्षेत्र में चलती थी, औड्रमागधी मगध क्षेत्र में चलती थी, और पांचाली पांचाल क्षेत्र में चलती थी। तो इस प्रकार से जिस जिस क्षेत्र में ये चलती रही हैं उसके अनुसार उनका नामकरण भी रख दिया गया है। किसके द्वारा? आचार्य भरत के द्वारा। अगले आचार्य के रूप में हम लेते हैं जिनका योगदान रहा, वो थे बाणभट्ट। इन्होंने भी रीति का जो विवेचन किया अपने ग्रंथों में, उसमें रीति का विवेचन इन्होंने भौगोलिक आधार पर ही किया था। और भरत मुनि ने भी क्षेत्र विशेष या भौगोलिक आधार पर ही किया था, लेकिन इन्होंने भी उसी आधार पर किया, और नामकरण भी उसी आधार पर इनका भी हमको मिलता है। इन्होंने भी 4 जो है रीतियों के भेद माने और 4 ही नाम दिए। उत्तर श्लेष, पहली रीति जो है उत्तर में कौन सी थी? श्लेष, उत्तरी क्षेत्र में थी श्लेष। पश्चिमी क्षेत्र में जो रीति थी वो थी अर्थ गौरव। उस रीति का नाम क्या दिया? अर्थ गौरव। तीसरी थी गौड़ क्षेत्र में चलने वाली रीति, जिसे इन्होंने शब्दाडंबर नाम दिया। और चौथी थी दक्षिण क्षेत्र में चलने वाली रीति, जिसे हम उत्प्रेक्षा के नाम से इनके द्वारा बताई गई जानते हैं। अब आते हैं भामह। भामह भी साहित्य शास्त्र में एक बहुत बड़ा नाम रहा है, और इन्होंने रीति के 2 भेद माने। ऊपर 4 भेद देखे हमने, भामह ने रीति के 2 भेद बताए। कौन कौन से? पहला भेद वैदर्भ था और दूसरा भेद गौड़ था। 2 भेद कौन से हो गए? वैदर्भ और गौड़। और इन्होंने इसके साथ साथ क्या कहा? वक्रोक्ति को अपनी जो विवेचना थी उसमें महत्वपूर्ण स्थान दिया रीति में, कि रीति तभी रीति है या मार्ग तभी मार्ग है जबकि उसमें क्या हो? वक्रोक्ति हो। इन्होंने मार्ग नाम से भी संबोधित किया है रीति को। तो इन्होंने कहा है कि वक्रोक्ति रहित किसी भी मार्ग को उपेक्षा योग्य माना जाना चाहिए। अर्थात जिस मार्ग में, जिस रीति में वक्रोक्ति नहीं है, वो रीति अच्छी नहीं हो सकती, या वो उसकी उपेक्षा की जानी ही चाहिए। भामह के बाद आए दंडी। दंडी इन्होंने भी जो विशेष बात थी, रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया, और मार्ग शब्द का प्रयोग करने के साथ साथ इन्होंने एक और शब्द का प्रयोग किया था जिसे वर्त्य कहते हैं। तो इन्होंने मार्ग के साथ साथ रीति को वर्त्य नाम से भी संबोधित किया। तो वर्त्य शब्द में इन्होंने रीति को माना, साथ साथ मार्ग को माना, और इन्होंने मार्ग भी क्या स्वीकार किए? 2। ऊपर भामह ने भी कितने किए थे? 2। ऊपर के दोनों जो पहले भरत मुनि और बाणभट्ट थे, उन्होंने कितने स्वीकार किए? 4-4। लेकिन इन्होंने 2-2 स्वीकार किए। इन्होंने भी वैदर्भ और गौड़ 2 मार्ग स्वीकार किए, जबकि भामह ने भी वही किए। तो यहाँ तक इनमें कोई अंतर नहीं आता है। भामह ने भी मार्ग शब्द का प्रयोग किया था और इन्होंने भी मार्ग शब्द का प्रयोग किया, लेकिन इन्होंने मार्ग के साथ साथ वर्त्य शब्द का प्रयोग भी किया था। तो इन्होंने एक नया गुण देखा, और उसके साथ साथ एक चीज़ और थी जो थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि अलग थी। इन्होंने रीति का संबंध गुणों के साथ जोड़ा। ऊपर जैसे
वक्रोक्ति माना था किन्होंने? भामे ने। तो इन्होंने वक्रोक्ति को नहीं मान करके किसको माना है? आधार रीति का गुण को माना है। तो इन्होंने ये माना है कि रीति और गुण आपस में पूरी तरह संबंधित है और इनके बिना कोई सी भी पूर्ति हम नहीं कर सकते। फिर आते हैं वामन पर। वामन क्या कहते हैं? वामन के लिए हम एक चीज़ तो पहले ही कर चुके हैं कि वामन को ये श्रेय दिया जा सकता है कि इन्होंने रीति संप्रदाय का प्रारंभ किया या उन्होंने स्थापना की। तो इनके द्वारा सर्वप्रथम रीति शब्द का चलन हुआ या प्रचलन में रीति शब्द को सर्वप्रथम लाने का श्रेय इनको दिया जा सकता है। ये भी रीति और गुण को एक ही मानते हैं। ऊपर तो दंडी ने कहा था कि रीति में गुण का महत्व है, इन्होंने रीति और गुण को एक ही मान लिया, दोनों को अलग ही नहीं माना। तो यहाँ इनकी एक खासियत थी, ये कहते थे कि बिना गुण के रीति नहीं हो सकती और ये गुणों की संख्या 2 मानते हैं। बाद में उनके उप जो है वो तो बहुत से हो जाएंगे, लेकिन मूलतः गुण 2 प्रकार के माने हैं, शब्द गुण और अर्थ गुण। और फिर और उप विभाजन करते हैं तो प्रत्येक प्रकार के गुणों को यदि बांटते हैं तो 10-10 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, अर्थात 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण, जिनका बारे में हम अध्ययन आगे करेंगे। तो यहाँ वामन को आ गया। वामन ने हमें काफ़ी कुछ इस बारे में बताया कि रीति किस पर आधारित है, गुणों पर आधारित है और गुण के बिना शब्द नहीं है, रीति नहीं है और रीति के बिना गुण नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। रुद्रट भी एक महत्वपूर्ण नाम है। इन्होंने रीतियों की संख्या 4 मानी है। इन्होंने भी रीतियों की संख्या 4 मानी है, लेकिन उसका वर्गीकरण इन्होंने अलग तरीके से किया। ऊपर जैसे 4 रीतियां कौन सी मानी है भरत ने? अवंती, दक्षिणात्य, ओड्र, मागधी और कौन सी? पांचाली। इसी प्रकार बाणभट्ट ने 4 किए भेद, श्लेष किया है, अर्थगौरव किया है, सप्ताडंबर किया है, उत्प्रेक्षा किया है। तो ये इन्होंने भेद किए हैं, लेकिन इन्होंने कुछ तो वहाँ से लिया, लेकिन इन्होंने नए नाम दिए, जिसको हम प्रमुख रूप से ये कह सकते हैं कि ऊपर जो नाम हमारे सामने आए हैं उनमें इन्होंने लाटीय शब्द को और जोड़ा है। तो इस प्रकार से इन्होंने रीति के 4 भेद मान लिए। कौन कौन से माने 4 भेद? वैदर्भी रीति, पांचाली रीति, गौड़ी रीति और लाटीय रीति। 4 हो गई, वैदर्भी, पांचाली, गौड़ी और लाटीय। तो 4 प्रकार की रीतियों का अस्तित्व रुद्रट द्वारा माना गया है। फिर हम कह सकते हैं राजशेखर ने हमें इस बारे में बताया। इन्होंने क्या किया? कोई नई चीज़ तो हमको नहीं दी, लेकिन पूर्व में जो बातें चली आ रही थी उन सब को स्पष्ट करने का प्रयास इनके द्वारा हुआ। जो संशय थे उस समय, उन संशयों को दूर करने की कोशिश इनके द्वारा की गई थी और किया भी। वो किस तरह से? इन्होंने प्रवृत्ति, वृत्ति और रीति, सामान्यतः हम इन सब को एक समझ लेते हैं, लेकिन इनके बीच में जो थोड़ा थोड़ा अंतर है वो अंतर इन्होंने स्पष्ट किया, जिससे कि हमारी समझ रीति के बारे में और अधिक हुई, कोई भ्रम की गुंजाइश नहीं रही। और जो पूर्व की परंपराएं थी उन परंपराओं को इन्होंने और अधिक स्पष्ट किया, उन मान्यताओं को इन्होंने और अधिक स्पष्ट किया, जिससे कि आगे जाकर के रीति संप्रदाय का और अधिक विकास हुआ। फिर है कुंतक। सबसे पहले इनकी जो खासियत हम देख सकते हैं वो ये है कि अब तक जितने नामकरण हुए हैं, जितने भेद हुए हैं, उनको क्षेत्र विशेष से प्रदेश विशेष के साथ जोड़ करके आगे लिया गया है। लेकिन इन्होंने सर्वप्रथम ये कहा कि रीति का संबंध प्रदेश विशेष के साथ नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि इसका संबंध
कवि स्वभाव से जोड़ा जाना चाहिए, उसकी प्रवृत्ति के साथ जोड़ा जाना चाहिए। हालांकि इन्होंने गुण को माना है, लेकिन गुण को जब वो स्पष्टीकरण देते हैं, स्पष्ट करते हैं, विवेचना करते हैं, तो उस समय वो गुण शब्द अलग हट जाता है और ये ज़्यादातर स्वभाव के साथ जुड़ करके जो काव्य का स्वभाव है, जो कवि का स्वभाव है, उसके आधार पर रीति को जोड़ के चलते हैं। और इन्होंने भी रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किया था। फिर आते हैं भोजराज। भोजराज को श्रेय दिया जा सकता है कि इन्होंने रीतियों की संख्या 4 से बढ़ा करके 5 कर दी, 6 कर दी। 2 नई रीतियां दे दी। पहले जो वैदर्भी, पांचाली, गौड़ी और लाठिया जो 4 रीतियां बताई गई थी, उन रीतियों में 2 रीतियों के नाम और जोड़ दिए। कौन से 2 जोड़ दिए? वो है अवंतिका और दूसरा मागधी। पहला अवंतिका और दूसरा मागधी। तो इस तरह से कुल 6 रीतियां हो गई। कौन कौन सी हो गई? वैदर्भी, पांचाली, गौड़ी, अवंतिका और माधवी। तो इस तरह से हम यहाँ जान चुके हैं कि रीतियों की संख्या के बारे में, रीतियों के भेद के बारे में यहाँ मतभेद हैं। और हमने यहाँ ये कोशिश नहीं की है कि रीतियों के कुल कितने भेद होते हैं, बल्कि अब तक हमने सिर्फ ये जाना है कि इन आचार्यों द्वारा रीतियों के बारे में क्या विचार थे। हमने सिर्फ उनका अध्ययन किया है। अब इन सब का अध्ययन करने के बाद हमारा अगला चरण जो आएगा वो ये आएगा कि रीतियों के भेद कितने होते हैं। उसके अंतर्गत हम रीतियों की विशेषताएं भी देखेंगे कि इस रीति के अंतर्गत कौन सी विशेष बातें होती है और इस रीति के अंतर्गत कौन सी विशेष बात होती है। तो इस प्रकार से आज के इस अध्याय में हमने ये जाना है कि रीति संप्रदाय की परंपरा किस तरह से विकसित होती गई। हम जानते हैं आचार्य भरत सबसे पहले हमारे पास ग्रंथ मिलता है जिन नाट्य शास्त्र, वहाँ इन्होंने क्या कहा, बाणभट्ट ने क्या कहा और दंडी ने क्या कहा, वामन ने क्या कहा, ये सब हमने जाना। और इन्होंने रीतियों की संख्या किस आधार पे ली, रीतियों का नामकरण किस आधार पे किया और कितने रीतियां मानी, इन सब का भी हमने अध्ययन किया। तो अब हमारे सामने एक प्रश्न बनता है, तो वो प्रश्न आप निश्चित रूप से करेंगे और करना ही होगा। ये ध्यान रहे यदि आप मेरा व्याख्यान सुन रहे हैं, क्योंकि ये हमारी नीति है सरकार की कि आप लोग घर पे चूँकि सीधा हमारे संपर्क में नहीं रहते हैं, तो हम कहें या न कहें फिर भी आपको जो पढ़ाया जाता है उसको दोबारा पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए और उसमें जो प्रश्न बनता है उसको लिखने की कोशिश कीजिए, लिखिएगा। तो यहाँ एक प्रश्न बनता है कि रीति संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसे दिया जा सकता है। यह बताते हुए स्पष्ट कीजिए कि रीति संप्रदाय की परंपरा का विकास कैसे हुआ। ये तो हुआ एक बड़ा प्रश्न। अब छोटे छोटे प्रश्न कई बनते हैं। जैसे भोजराज ने रीतियों की संख्या कितनी बताई है, तो आप लिखेंगे 6। फिर सवाल और उठता है, आगे बढ़ता है, विस्तार करें तो 6 कौन कौन सी या 2 नई कौन सी बताइए जो पूर्व में नहीं बताई गई थी। तो आप कहेंगे 6 कौन सी बताएं? वैदर्भी, पांचाली, गौड़ी, लाठिय, अवंतिका और माधवी। और उससे पहले और पूछा जा सकता है कि रुद्रट ने कितनी रीतियां बताई थी, तो आप कहेंगे 4। कौन कौन सी 4? अवंतिका और माधवी जो भोजराज ने बताई थी उसको निकाल दीजिए और उसके बाद जो बचता है वो 4 बचती हैं, वैदर्भी, पांचाली, गौड़ी और लाठिय। तो 4 बताई है। फिर आप कैसे, भरत मुनि ने रीति को किस नाम से उल्लेखित किया है, तो आप कहेंगे प्रवृत्ति नाम से उल्लेखित किया है। इन्होंने रीति शब्द का प्रयोग नहीं किया है। सर्वप्रथम प्रदेश विशेष से नाम को जोड़कर, रीति को जोड़कर जो देखा जाता था उसका विरोध किसने किया, आप लिखेंगे कुंतक ने, आचार्य कुंतक ने। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को बनाएंगे भी और इसका उत्तर भी लिखेंगे, ताकि जब परीक्षा में आपको बैठना पड़े तो आपके कोई घबराहट नहीं हो और आप आनंद के साथ प्रश्नोत्तर पूरा करेंगे। ऐसा मेरा
विश्वास है। जय हिंद, जय भारत।